नमस्कार। सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। एक नजर डालते हैं आज की टॉप न्यूज पर। कुलवंत सिंह के नाम का जेनजी ग्रुप ने प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम के बीच मुलाकात हुई है। शाहजहांपुर में कृषि चौपाल कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। अमेरिका एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा से हिल गया है। गुरुवार को यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को गोली मार दी गई। 31 साल के किर्क की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना न केवल अमेरिका की राजनीति में सनसनी बन गई है, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। द अमेरिकन कमबैक टूर के तहत किर्क विश्वविद्यालय पहुंचे थे। यह कार्यक्रम एक इंटरैक्टिव मंच था, जहां छात्र सीधे सवाल पूछते और किर्क उसका जवाब देते। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह देखा गया कि किर्क एक टेंट के नीचे खड़े होकर माइक पकड़े बोल रहे थे कि अचानक से एक गोली चलती है जो उनकी गर्दन के पास लगती है। क्षण भर में ही खून बहने लगता है और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और दर्शक इधर उधर भागने लगते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली चलने से ठीक पहले किर्क से 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था कि पिछले कुछ सालों में कितने ट्रांसजेंडर शूटर सामूहिक गोलीबारी में शामिल रहे हैं। किर्क ने इस पर अपना जवाब दिया। तभी किसी और ने सवाल पूछा कि पिछले 10 सालों में कुल कितनी सामूहिक गोलीबारी हुई है। किर्क अभी इसका उत्तर देने ही वाले थे कि तभी गोली चली और उनकी जान चली गई। यूटा वैली यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता एलन ट्रेनर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया है कि गोली विश्वविद्यालय परिसर से करीब 180 मीटर दूर स्थित एक बिल्डिंग से चलाई गई थी। इसका मतलब यह है कि हमलावर ने दूर से सटीक निशाना साधा। प्रारंभ में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि वो हमलावर नहीं था। असली आरोपी अभी तक फरार है। फिलहाल स्थानीय पुलिस, FBI और 3 अन्य एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि चार्ली किर्क कौन थे। चार्ली अमेरिका के एक जाने माने राइट विंग एक्टिविस्ट थे और उन्होंने टर्निंग पॉइंट USA नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद छात्रों को राजनीति और कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में शिक्षित करना था। वे लगातार कॉलेज कैंपसेस का दौरा किया करते थे और युवाओं को रिपब्लिकन राजनीति और कंजर्वेटिव सोच की ओर प्रेरित करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के वे न केवल समर्थक थे, बल्कि उनके करीबी भी माने जाते थे। किर्क की हत्या ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी झकझोर के रख दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है, सच्चे महान अमेरिकी देशभक्त चार्ली किर्क के सम्मान में मैं पूरे अमेरिका में सभी झंडों को रविवार शाम 6 बजे तक आधा झुकाने का आदेश दे रहा हूं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा है कि महान और वाकई दिग्गज चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका के युवाओं को उनसे बेहतर कोई समझ नहीं पाया और ना ही उनके दिल तक कोई पहुंच पाया। सब लोग उन्हें बहुत प्यार और सम्मान करते थे, खासकर कि मैं, मेलेनिया और मैं उनकी पत्नी एरिका और पूरे परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं। चार्ली, हम आपसे प्यार करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नेपाल बॉर्डर से आतंकी घुसपैठ की खबर ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते मोतिहारी जिले के रक्सौल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए हैं। पुलिस मुख्यालय ने तीनों आतंकियों की फोटो और पहचान सार्वजनिक की है। इनमें हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। पुलिस ने तुरंत सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
तो वहीं मोतिहारी पुलिस ने तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के पासपोर्ट भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। खबर है कि तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे थे और वहां से पिछले हफ्ते बिहार में दाखिल हुए थे। खुफिया इनपुट के मुताबिक उनका मकसद राज्य में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि बिहार में इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। उनकी यात्रा जिन जिलों से गुजर रही है वे सभी नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील इलाके हैं। राहुल गांधी हाल ही में सीतामढ़ी और मधुबनी से होते हुए मोतिहारी पहुंचे थे। आतंकी अलर्ट के बाद उनकी यात्रा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीतामढ़ी में जहां कई स्वागत मंच लगे थे तो वहां राहुल गांधी बिना रुके सीधे जानकी मंदिर पहुंचे और रोड शो भी रद्द कर दिया गया। अब वे खुले वाहन के बजाय बंद गाड़ी से सफर कर रहे हैं। निर्धारित समय से 1 घंटा पहले वे मोतिहारी पहुंचे और बीच में कहीं नहीं रुके। ये पहली बार नहीं है जब नेपाल बॉर्डर से संदिग्ध घुसपैठ की खबर सामने आई है। इससे पहले मई 2025 में 20 दिनों में 18 संदिग्ध बिहार में घुसे थे, जिनमें से एक खालिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया था। नेपाल और बिहार की सीमा 729 किलोमीटर लंबी है और ये पूरी तरह से खुली हुई है और यही कारण है कि घुसपैठियों के लिए ये एक बड़ा ही आसान रास्ता साबित होता है। नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था, भारत की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग बलों को दी गई है। नेपाल और भूटान बॉर्डर की सुरक्षा एसएसबी संभालती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सीमा की जिम्मेदारी बीएसएफ पर है। चीन सीमा पर आईटीबीपी और म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स तैनात है। बिहार से नेपाल बॉर्डर सीधे जुड़ा हुआ है। तो वहीं किशनगंज जिले से बांग्लादेश की सीमा की दूरी महज 20 किलोमीटर है। नेपाल से भारत में प्रवेश 3 तरीकों से सबसे आसान है। पहला, फर्जी कागजात। काठमांडू में कई ट्रैवल एजेंट्स फर्जी आधार कार्ड और नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाकर भारत में एंट्री कराते हैं। दूसरा है पगडंडियों का रास्ता। सीमा पर बसे गांव के रास्ते घुसपैठ करना काफी आसान है। अक्सर स्थानीय लोग लालच में मदद कर देते हैं। और तीसरा है खुले बॉर्डर का फायदा। नेपाली और भारतीय जैसे दिखने वाले विदेशी बिना जांच पड़ताल के सीमा पार कर जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैयारा मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का दिल जीत लिया था। तो वहीं अब एक और रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है, जिसका नाम है मन्नू क्या करेगा, जो कल यानी 12 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में लीड रोल में 2 यंग फ्रेश एक्टर्स नजर आएंगे, जिसमें मन्नू के कैरेक्टर में व्योम यादव नजर आएंगे तो वहीं सांची बिंद्रा जिया के रोल में दिखेंगी। मन्नू एक ऐसा किरदार है जिसे अपने जीवन का मकसद नहीं पता। मन्नू की मम्मी उसके ही कॉलेज की वाइस चांसलर है। वो फुटबॉल खेलता है, लेकिन करियर में और जिंदगी में उसे क्या करना है ये उसे नहीं पता। कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है जिया नाम की लड़की से, जो लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाली एक महत्वाकांक्षी लड़की के किरदार में नजर आएंगी, जिसका किरदार सांची बिंद्रा ने निभाया है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर दोनों की लव स्टोरी में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए दर्शकों को सिनेमाघर जाना होगा। फिल्म का निर्देशन संजय त्रिपाठी ने किया है। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड की वादियों में हुई है, जो फिल्म में 4 चांद लगाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सैयारा को कितना टक्कर दे पाती है। तो दर्शकों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है। मन्नू क्या करेगा एक लव स्टोरी है, रोमांटिक मूवी है और सैयारा की तरह ही इसमें भी 2 नए एक्टर्स, फ्रेश एक्टर्स डेब्यू कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सैयारा भी एक फ्रेश स्टोरी थी और इस फिल्म का उस फिल्म के साथ कंपैरिजन होना लाजमी है। 12 सितंबर को यह बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। व्योम यादव और सांची बिंद्रा मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इस फिल्म की खासियत यह है कि उत्तराखंड की हसीन वादियों में फिल्म की शूटिंग हुई है और दर्शकों को भी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है।
तो उत्तराखंड की हसीन वादियों में ये फिल्म शूट हुई है। नेपाल के काठमांडू में तख्ता पलट के 2 दिन बाद गुरुवार को जेनजी नेता सामने आए। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा कि युवाओं का ये जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से नेपाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर के युवाओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। हमारा मकसद संविधान नहीं बल्कि संसद भंग करना है। जेनजी लीडर अनिल ने यह भी कहा कि हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की है। वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की। तो वहीं दंगल ने यह भी कहा कि हम नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं हैं, हमें परिपक्व होने में अभी समय लगेगा, हमें तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन सर्वेक्षणों के जरिए जेनजी ने पीएम पद के लिए वोट दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अंतरिम पीएम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में जेनजी और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई। इसमें पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर तो आई थी, वहीं उधर आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 मौतें हुई हैं, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो नेपाल हिंसा के बाद जेनजी नेता सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर के आंदोलन किया गया है और उनका मकसद संविधान नहीं बल्कि संसद को भंग करना था। अंतरिम पीएम को लेकर के अब तक सहमति नहीं बन पाई है। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की और कुलमान घीसिंग का नाम सामने आया था। हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसमें कई समझौते साइन किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं बल्कि परिवार हैं। ये सिर्फ एक औपचारिकता भर नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। तो वहीं मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा कि भारत मॉरिशस की प्रगति और विकास की यात्रा में हमेशा साथ रहा है। वाराणसी पहुंचने पर मुझे और मेरी पत्नी को मिले स्वागत से हम आश्चर्यचकित रह गए हैं। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा और मुझे खुशी है कि ये आपका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे थे। इस दौरान उनके वेलकम के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े रहे। काफिले पर फूल बरसाए गए, शंखनाद किया गया और उत्साह देखकर प्रधानमंत्री ने ड्राइवर से गाड़ी को लोगों के करीब ले जाने को कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम के बीच मुलाकात देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ में दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा में संदिग्ध युवक को पकड़ लिया है। शहीद कॉलोनी निवासी कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। ये युवक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम किया करता था और कामरान कुरैशी आईएसआईएस से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर चुप्पी साध ली है। ब्यावरा सिटी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिल्ली पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। कामरान कुरैशी नाम का ये युवक है जिसे गिरफ्तार किया गया है और ये शहीद कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। कामरान कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम किया करता था। इस द्वारा यहाँ पर अपनी टीम आई थी और उनकी एफआईआर क्रमांक 240/25 है स्पेशल सेक्टर, जिसमें 25/60 की धारा में 120 बी यानी संबंधित बीएनएस में 61(2) बोलते हैं, उसमें आरोपी जो है कामरान कुरैशी उसको यहाँ से उसमें अरेस्ट करके लेकर गया।
हमारे समक्ष जो दिल्ली पुलिस ने रखा है वो ये धारा आर्म्स एक्ट में एफआईआर में लिखी गई है। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने देश भर में राजनीतिक अस्थिरता फैला दी है। ऐसे में अब इसका असर नेपाल की जेलों पर भी देखने को मिल रहा है। रामेछाप जिले की एक जेल में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है, जिसमें 3 कैदी मारे गए हैं और 13 घायल हो गए। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने देश भर में राजनीतिक अस्थिरता फैला दी है। ऐसे में अब इसका असर नेपाल की जेलों पर भी देखने को मिल रहा है। रामेछाप जिले की एक जेल में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई, जिसमें 3 कैदी मारे गए और 13 घायल हो गए। तो नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन और करप्शन के खिलाफ यंगस्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। देश की राजनीतिक पारदर्शिता को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और इसका साफ साफ असर अब नेपाल की जेलों पर भी दिखने लगा है। और इसी सिलसिले में रामेछाप जिले की एक जेल में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 3 कैदी मारे गए हैं और 13 घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर की 25 से ज्यादा जेलों से करीब 15,000 कैदी फरार भी हो चुके हैं। ये घटनाएं तब शुरू हुई जब जेन जी समूह के नेतृत्व में पूरे नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। इस आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद देश भर में सेना ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने देश भर में अस्थिरता फैला दी है और इसका असर नेपाल की जेलों पर भी देखने को मिल रहा है। रामेछाप की एक जेल में कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। शेयर बाजार में आज यानी कि 11 सितंबर को बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स ने करीब 100 अंक की तेजी के साथ 81,550 पर कारोबार किया। निफ्टी में भी करीब 30 अंक की तेजी रही, 25,000 पर कारोबार करता हुआ दिखा। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। एनर्जी और एफएमसीजी शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा एशियन बाजारों में जापान का निक्केई 1.22% चढ़कर 44,372 पर और कोरिया का कोस्पी 0.90% चढ़कर 3,344 पर बंद हुआ। इससे पहले कल यानी कि 10 सितंबर को सेंसेक्स 324 अंक चढ़कर 81,425 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 105 अंक की तेजी रही थी और यह 24,973 के स्तर पर बंद हुआ था। तो शेयर बाजार में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीब 100 अंक की बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स ने करीब 81,550 पर कारोबार किया और निफ्टी में भी 30 अंक की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 25,000 पर कारोबार करता हुआ देखा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा जिले के मालेवाही थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की 195वीं वाहिनी के जवान नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी ब्लास्ट में फंस गए। इस धमाके में इंस्पेक्टर दीवान सिंह गुर्जर और आरक्षक आलम मुनेश घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक जवान बारसूर सातधार पुल से लगभग 800 मीटर आगे एरिया डोमिनेशन और डिमाइनिंग की कार्यवाही पर निकले थे। तभी नक्सलियों ने पुरानी आईईडी ब्लास्ट को एक्टिव कर दिया। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों जवानों की बेहतर देखभाल के लिए रायपुर एयरलिफ्ट भी किया गया है। एसपी गौरव राय ने बताया कि दोनों जवानों की हालत स्थिर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। तो दंतेवाड़ा में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में जवान फंस गए थे।
एरिया डोमिनेशन और डीमाइनिंग अभियान के दौरान यह हमला देखने को मिला। एवं डिमाइनिंग ऑपरेशन पर सीआरपीएफ 195 बटालियन की कंपनी निकली हुई और डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान प्रेशर आईडी ब्लास्ट के कारण 2 जवान घायल हुए हैं। एक आरक्षक है और एक इंस्पेक्टर रैंक के 2 जवान हैं पदाधिकारी। इसमें जो बीडीडीएस टीम के जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है और जिला अस्पताल में इंस्पेक्टर और आरक्षक दोनों का चल रहा है। इसके पश्चात प्राथमिक उपचार के बाद टेल लिफ्ट कर उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर शिफ्ट किया। जैसे ही अभी ये घटना हो रही है तो उसमें फोर्स भी तैयार है, तैनात है और एरिया डोमिनेशन किया जाता ताकि 10 से जल्द। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 7,832 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री राव उदय प्रताप और विश्वास सारंग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 7,832 टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हमने 7,832 विद्यार्थियों को स्कूटी दी है। जिन्होंने पेट्रोल स्कूटी का चयन किया उन्हें 90,000 की स्कूटी दी गई है। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पसंद की थी उन्हें 1,20,000 की स्कूटी दी गई है। विद्यार्थियों के प्रोत्साहन की यह हमारी योजना है। तो 12वीं के टॉपर्स को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह तोहफा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, इसलिए उन्हें लैपटॉप, स्कूटी और कॉपी किताब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो 12वीं के टॉपर्स को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तोहफा आज देखने को मिला है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पर 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी वितरित की गई। अपनी ओर से आज राज्य के सभी अपने अपने विद्यालय में प्रावीण्य सूची में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 7,800 से ज़्यादा बच्चों को स्कूटी दी गई। और ये स्कूटी जिनको पेट्रोल वाहन है उनको 90,000 की लागत से, जिनने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पसंद की उनको 1,20,000 रुपया प्रति बच्चों के हिसाब से ये वाहन दिए गया। कुल मिलाकर इस राशि से मेधावी विद्यार्थियों को जो प्रोत्साहन देने की हमारी योजना है, हमारे बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े, लैपटॉप, स्कूटी, गणवेश, किताब, कापी, अपने प्रदेश में, देश में और विदेश में भी बच्चे जाएं तो उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और हम सभी मित्रों के साथ इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के हमने अपने भविष्य की अच्छी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ सरकार की योजना से लाभान्वित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, भारत सरकार जब देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रही है, ऐसे में राज्य सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की नीति पे बढ़ रही है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरह आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश की अयोध्यापुरी के नए भव्य और दिव्य अलौकिक मंदिर में जहां भगवान रामचंद्र विराजित हैं, वहीं उत्तराखंड में भी ज्योतिर्मठ क्षेत्र के चाई गांव में इस एक अकेले सीता माता को समर्पित अति प्राचीन मंदिर में जहां सीता माता पाषाण शिला रूप में विराजित हैं। इस प्राचीन मंदिर के हाल बेहाल हो गए हैं। ये पौराणिक मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गया है। साल 1960 से पहले चाई गांव में यह मंदिर लकड़ी और पठाल से बना हुआ था, जिसे बाद में ग्रामीणों ने नया बनवा दिया था। तो सीता माता का यह मंदिर जो है ये दुर्दशा का शिकार हो रहा है, जर्जर स्थिति में है। और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने इस मंदिर के जल्द ही जीर्णोद्धार के लिए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को ज्ञापन प्रेषित करके जल्द ही इसके पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी कर काम शुरू करने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।